हेलो व्यूअर्स, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म तिथि आज मनाई जाती है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा। ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर एंड ए ग्रेट एजुकेटर। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर अबाउट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके हैं about the respiratory system, the mechanism of breathing, उसके अंदर हम लोगों ने respiratory volumes और capacities पढ़ा था। Now today we will be starting about the exchange of gases of carbon dioxide and oxygen at alveoli level and at tissue level. We have studied about the steps of respiration, जिसमें कि we have studied mainly the first step, that is the pulmonary ventilation, जिसको breathing भी बोलते हैं common language में। फिर डिफ्यूजन होता है एल्वुलर मेम्ब्रेन के लेवल पे, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है अप टू द टिश्यूज, फिर एट टिश्यू लेवल डिफ्यूजन होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इनसाइड द सेल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हुए देन इट इज एक्सेल्ड आउट। We have also studied about the respiratory tract, the upper and the lower respiratory tract, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एंड पॉइंट्स है जहाँ पे मेन एक्सचेंज होता है, दैट इज द एल्वेलर सेप्टा एंड एल्वेलाई, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, इसीलिए उसको एक्सचेंज पार्ट भी बोला जाता है या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट। और बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी पार्ट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल लेयर्स से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, वहाँ तक conducting part है। okay, then comes we studied about the mechanism of breathing में हम लास्ट टाइम देखा था। इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने? टू इम्पोर्टेंट मसल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन में। डायफ्राम मूव डाउन हो जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, और रिब्स और स्टर्नम को कौन रेज करता है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये इसके कारण वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, सो दैट प्रेशर डिक्रीजेस। तो फिर बाहर एटमॉस्फेयर से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है बाहर का, और अंदर कम, तो बाहर से अंदर हवा ट्रैवल करता है, जिसको कि इंस्पिरेशन बोलते हैं। इसका अपोजिट किस में होता है? एक्सपिरेशन में। उसमें क्या होगा कि वॉल्यूम लंग का कम हो जाएगा, जिसके कारण प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अंदर से बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा एयर। तो ये अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। दोनों मसल्स का नाम याद रखना है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। Now we'll come to today's topic, that is exchange of gases। इसके बारे भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिटेल देखा था एट एल्वेलाई के, जब हम लोगों ने स्टडी कर रहा था। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एंड आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल्स का होता है। इस स्टडी को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने के लिए पहले पार्शियल प्रेशर एक क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर एक्चुअली में कोई भी गैस है ना, सपोज एटमॉस्फेयर में कोई भी गैस है, बहुत सारे गैसेस है, तो एक इंडिविजुअल गैस अपना कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना कितना प्रेशर प्रदान कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। एज ए होल इन ए टोटल मिक्सचर ऑफ गैसेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं सबसे मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन 78% अप्रॉक्सीमेटली। फिर उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन अबाउट 21%, बाकी 1% रेस्ट ऑफ द गैसेस। तो ये नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट करता है, ये ऑक्सीजन, और बाकी परसेंटेज अदर गैसेस। तो इसमें आप लोग को पता होगा कि 760 क्या होता है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 760 mm ऑफ Hg क्या होता है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो कैसे करिएगा? ऑक्सीजन का 21% है, मतलब कि 760 टोटल प्रेशर है, इसमें ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? 21% ऑफ 760। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम अराउंड 159 mm। ठीक है, तो
मिलीमीटर यूनिट है Hg का। तो 159 ये mm इस तरह कैलकुलेट होता है, इस तरह एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर पता चलता है। सिमिलरली उसी तरह नाइट्रोजन का अबाउट मल्टीप्लाई करेंगे 78 इंटू 760 तो कितना आएगा 593 मिलीमीटर, और अदर गैसेस का फिर कंट्रीब्यूट हो गया अबाउट समवेयर अराउंड 8 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो इस तरह पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट होता है। तो सारा गैस मिलकर पूरा एक टोटल एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्रिएट करेगा। तो सबके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। पार्शियल है, पार्शियल मतलब थोड़ा सा उसका कंट्रीब्यूशन, पार्शियल मतलब थोड़ा सा, तो ऑक्सीजन का थोड़ा सा प्रेशर को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर जनरली ऑक्सीजन का एल्विलाई लेवल पे कितना होता है 104, जैसे कि एटमॉस्फेयर में कितना होगा 159 के अप्रॉक्सीमेट, और फिर इसमें एल्विलाई में कितना होता है 104। क्यों कम हो जाता है थोड़ा बताइए, किसी को कोई आइडिया है क्यों कम हो जाता है? जैसे कि आप लोगों के एनसीईआरटी में ये टेबल भी देखा होगा ना, जैसे उसमें बना हुआ है रेस्पिरेटरी गैस का ऑक्सीजन का क्या एटमॉस्फेयर पर 159, फिर उसके बाद एल्विलाई में जाता है तो 104 हो जाता है। तो ये इतना डिफरेंस ये कैसे आ गया? हवा ही तो है ना, वही बाहर का हवा अंदर आ रहा है, क्यों कम हो जाता है बताइए? क्योंकि जो हवा अंदर आ रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, उस रास्ते में ह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है उसका, मतलब कि उसमें वाटर वेपर मिक्स हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है वो एयर, है ना। उस एयर को नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा है तो उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, या गर्म है तो उसको कूल डाउन करेगा अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड लाने के लिए, है ना। वाटर वेपर भी उससे कंबाइंड हो जाते हैं, तो इसलिए एक और है ना गैस आ गया वाटर वेपर उसमें, तो उसको थोड़ा सा उसका प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर को कम कर देगा। और एक और रीज़न इसके साथ कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, एल्वियोलाई में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है कंपेयर टू बाहर के एटमॉस्फेयर में। जैसे कि एल्वियोलाई में 40 mm होता है, कितना 40 mm, ये देखिए 40 mm, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.3। तो इसकी वजह से एल्वियोलाई में दो गैस से ज़्यादा एक्स्ट्रा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और वाटर वेपर भी। तो इसके कारण एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, जबकि जो सांस हम लोग ले रहे हैं वही होना चाहिए था, बट उससे कम हो जाता है एल्वियोलाई में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में 159 है, एल्वियोलाई में कितना हो गया 104। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिला, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन उसको दे देगा। तो इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमने बोला ज़्यादा से कम की तरफ ट्रैवल करते हुए जा रहा है। जैसे देखिए 159 से 104 गया, फिर उसके बाद 40 होता है उसमें, फिर जब 40 हो गया तो वो फिर खुद उसको ऑक्सीजनेट हो गया, ये ऑक्सीजनेट हो गया, तो फिर उसके बाद 95 हो जाता है, फिर वहाँ से टिश्यूज़ में जाके दे देता है, वो 40 हो गया। तो इस तरह डिक्रीजिंग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन का मूवमेंट हो जाता है। आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर क्या है ये क्या, उसी तरह उसका विपरीत क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज में क्या होगा ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज में क्या होगा ज्यादा होगा। देखिए 45 था टिश्यूज में ज्यादा, ब्लड में दिया 40 है ना, ब्लड में 40 जैसे ही दिया तो वो उसका थोड़ा सा बढ़ गया, तो बढ़ के कितना हो गया 45 हो गया। फिर एल्वियोलाई में कितना है 40, तो 45 ज्यादा है, 45 से फिर 40 हो गया, कम हो गया एल्वियोलाई में। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में तो और बहुत ही कम होता है 0.3 बहुत कम होता है ना। 0.3 कैसे होगा है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 0.04, इसको 760 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इट विल समवेयर कम अराउंड 0.3। तो एटमॉस्फेयर में इतना mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो बाहर की तरफ बाहर हवा चला जाता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो ये एक पाथवे हो गया ऑक्सीजन का टिश्यूज में जाना और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाना। चलिए ठीक है, यही देखिए इसका रीजन मैंने लिख दिया आप लोगों को, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ना। वाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर इन द एल्वियोलाई, क्योंकि इंस्पायर्ड एयर तो ड्राई होता है, ठीक है, but it gets saturated with water vapor during its passage through respiratory tract।
और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेलाई में भी होता है, तो स्पेस उसका अवेलेबल जो है वो कम हो जाता है, तो पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सीजन का कम हो जाता है। इसीलिए होना चाहिए था 159, बट एल्वेलाई में कितना हो जाता है 104। ठीक है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो एक्सचेंज के लिए कुछ क्वालिटीज होने चाहिए हमारे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। हम लोगों ने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का लेयर्स भी पढ़ा था, उसमें देखा था लार्ज सरफेस एरिया तो होता ही है, बहुत सारा एल्वेलाई होता है, जिसके कारण सरफेस एरिया अप्रॉक्सीमेटली 70 मीटर स्क्वायर ईच लंग में हो जाता है। फिर मॉइस्ट लाइनिंग होता है ना, बिकॉज इट अलाउज गैसेज टू डिजोल्व, है ना, उसमें घुल जाता है, तब उसके बाद फिर वो डिफ्यूज होता है। ठीक, फिर बहुत थिन होता है 0.5 माइक्रोमीटर, ताकि जल्दी से डिफ्यूजन हो। फिर परमेबल ऑफ कोर्स होना चाहिए, वरना तो परमेबल ही नहीं होगा, तो फिर एक्सचेंज किस बात का, करेक्ट। फिर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स से रिचली सप्लाइड होना चाहिए, और उस ब्लड वेसल्स के ब्लड में सोलिबिलिटी होना चाहिए इन गैसेस के लिए। और गुड वेंटिलेशन, इसका मतलब कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर का होना चाहिए। तो लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है, दिस इज एनसीईआरटी। तो आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, है ना। उसमें एनसीईआरटी में मेनली 3 मेम्ब्रेन्स का जिक्र किया हुआ है। एक तो है एल्वेोलर मेम्ब्रेन का एपिथेलियम, फिर कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन है दोनों का, एल्वेोलाई और कैपिलरी का, फिर उसके बाद कैपिलरी का एंडोथेलियम। तो ये 3 लेयर है। ठीक है, डिटेल में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि एल्वेोलाई का एक तो लेयर हो गया, वन इज एल्वेोलाई लेयर, उसके इनर साइड में क्या होगा, सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होगा, सर्फेक्टेंट जो उसको मॉइस्ट रखता है और उसको चिपकने नहीं देता है, कोलैप्स नहीं करने देता है एल्वेोलाई को, तो सर्फेक्टेंट अंदर के मौजूद है। फिर उसके बाद एपिथेलियल लेयर हो गया एल्वेोलाई का, फिर बीच में क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, फिर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, फिर उसके बाद कैपिलरी एंडोथेलियम। फिर कैपिलरी एंडोथेलियम के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, आरबीसीज, तो रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा बाहर। ठीक है, कुछ प्लाज्मा में भी जाते हैं और कुछ आरबीसीज में भी। तो ऑक्सीजन का देखिए गैसेस एक्सचेंज यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, इस एनिमेशन में देखिए किस तरह। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे कि ये आपका कैपिलरी हुआ, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखिए ब्लू से मार्क्ड रहता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, इसने अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दिया, एल्वेोलाई को दे दिया, और उसमें से क्या आ गया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन आरबीसीज में चला गया और फिर ये मूव करते हुए चला गया ना। आरबीसीज हमेशा मूव करते रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन मूव। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेड इनटू द आरबीसीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेड इनटू द एल्वेोलाई, तो ये गैसेस एक्सचेंज हो गया, है ना। तो एल्वेोलाई में हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने देखा, क्या हो गया, एल्वेोलाई से कैपिलरी में आ गया, फिर ऑक्सीजन लेते हुए चला गया। फिर उसी तरह सेम टिश्यूज में क्या हुआ, टिश्यूज में ऑक्सीजन लेके आया, तो आरबीसीज ये देखिए यहाँ से पे रेड से है, तो ये वाला इसमें टिश्यूज में दे दिया आरबीसीज, और कार्बन डाइऑक्साइड ये टिश्यूज को वापस दे दिया, सॉरी टिश्यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को वापस दे दिया। ठीक है, फिर इसके बाद कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए जिस्ट आपका एनसीईआरटी में बनाया हुआ है ना, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, एनसीईआरटी वैल्यूज आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। वैल्यूज याद होने का तरीका हमेशा याद रखना है क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता, और ऑक्सीजन भी कम होगा तो सबसे कम कितना होगा बताइए, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ था, एल्वेोलाई में 104, एटमॉस्फेयर में तो था ही, ठीक है 159, फिर एल्वेोलाई में 104 हुआ, फिर उसके बाद 95 हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो एंट्री लिया था उस समय उसका कितना था 40, तो ऑक्सीजन 40 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों के थ्रू आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्वेोलाई में 104 था, मूव किया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना था 40, फिर उसको ऑक्सीजन मिलते ही वो बढ़ गया, कितना हो गया 95, फिर 95 से कार्बन डाइऑक्साइड फिर टिश्यूज़ में ऑक्सीजन पहुंच गया, जहाँ पे ये सब इतना मेहनत क्यों हो रहा है, क्योंकि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए,
तो टिश्यूज के पास ऑक्सीजन ऑफ कोर्स सबसे कम होगा। टिश्यूज में ऑक्सीजन कितना होता है 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। फिर वहां से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में चला गया, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड से मूव करता हुआ फिर वहां पे जैसे ही टिश्यूज आया, टिश्यूज में डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन एकदम नहीं है, ऑक्सीजन भी उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ देखिए ना, डीऑक्सीनेटेड नाम है बट, और इसमें क्या डी मतलब क्या होता है नहीं, ऑक्सीनेटेड मतलब ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीनेटेड मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 40 ना, बट रिलेटिवली कम हो जाता है। जब आया था तो 95 था, बट कितना हो गया 40, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड आया था तो कितना था 40, और चला जा रहा है, लेकर जा रहा है लंग के तरफ तो कितना हो रहा है 45। तो इसलिए एक्चुअली में बेटर टर्म क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया, फिर हार्ट के थ्रू नहीं, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में गया, फिर वहां से फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी वेन से हार्ट में आया, फिर हार्ट से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टिश्यूज में, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में आप लोग देख लीजिए ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना ये जरूरी है, क्या है, एक तो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, और फिर क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूरी है ना, थिकनेस बहुत कम हो जाना चाहिए मेम्ब्रेन का, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में देखिए क्या है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है PO2 या फिर PCO2, तो P स्मॉल रहेगा। ठीक है, टेबल हम लोग ने देख लिया था, ठीक है। टेबल ये वाले टेबल की जिक्र की जा रही है, ये टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए। इस टेबल को याद करने का तरीका क्या है, मैंने बताया है ना, 40 सबसे कम ऑक्सीजन कितना कम होगा 40 डीऑक्सीनेटेड ब्लड और टिश्यूज में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है, फिर एल्वेलाई में 104 आया, फिर 95 है ना। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ है टिश्यूज में, ऑफकोर्स टिश्यूज में होगा, सबसे ज़्यादा वहीं बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा टिश्यूज में है, और फिर टिश्यूज किसको दिया डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, तो वहाँ पे 45 होगा। फिर एल्वेलाई में आया तो कम है 40, ठीक है, सबसे कम तो एटमॉस्फेयर में होगा ही, ओके। तो वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात की गई है, ठीक है। दोनों ग्रेडियंट अपोजिट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपोजिट है, विपरीत एक दूसरे के, ठीक है। फिर एक और बात है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो यानी कि अगर पर्टिकुलर यूनिट डिफरेंस की बात की जाए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, तो पार्शियल प्रेशर का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो डिफ्यूजन किसका ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि इसका ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होता है। तो वही दिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ज़्यादा इसका सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है, ये मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, ठीक है, थिन स्क्वामस एपिथेलियम एल्वेओलाई, एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का, ठीक है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन एन मिलीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली कितना 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि गैसेस एक्सचेंज के लिए सारे फैक्टर्स फेवरेबल है। ऑक्सीजन एल्वेओलाई से टिश्यूज को चला गया, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से एल्वेओलाई में आ गया। तो ये आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट विल स्टार्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का आज हम लोग स्टडी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का विल स्टडी अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है ऑक्सीजन का, लंग्स में जैसे भी एक्सचेंज हुआ तो वो ब्लड में कैसे कैरी होता है और टिश्यूज को कैसे डिलीवर होता है, दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कैसे कैरी होता है ब्लड में, 2 प्रकार है उसका। डिसॉल्व कैसे होगा, एक तो प्लाज्मा में हो सकता है, और एक हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। कैपिलरी में जो अंदर
ट्रैवल करके आया, पहुंचा, जिसका ऑक्सीजन का स्वागत हो रहा है ना कैपिलरी में, तो उसका स्वागत करने का दो तरीका है। एक तो उसको लिक्विड में डिसॉल्व कर दो, प्लाज्मा में मतलब फ्लूइड में, ठीक है। और दूसरा क्या है, आरबीसीज जो कैपिलरी में है उन उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसीज क्या है, इट इज जस्ट ए बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जिसको हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन इसी ऑक्सीजन को कैरी करते हुए समझो कि लेके जाता है, नाव की तरह है ना, लेके ट्रैवल करते हुए उसको अपने गंतव्य स्थान मतलब कि टिश्यूज के पास लेके चला जाएगा। तो इसका परसेंटेज डिवाइडर मेनली ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, सबसे नाव जो मेन कौन सा नाव है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन मेन है, क्योंकि ये 97% कंट्रीब्यूट करता है। इट कंट्रीब्यूट्स 97%, ठीक है। और अगर बात करें डिजॉल्व प्लाज्मा की, तो डिजॉल्व प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है, 3%, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ जो ये कॉम्बिनेशन होता है इसको ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। यानी कि ये इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है। जब इसको जरूरत पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा दिखने लगेगा टिश्यूज में, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का साथ छोड़ देगा और फिर किसके साथ चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ताकि उसको लेके फिर लंग्स में वापस लेके बाहर की तरफ छोड़ देगा। तो ये नॉर्मल फंक्शन है आरबीसी का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अबाउट इट्स रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। रिवर्सिबल बाउंड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर फिक्स हो गया तो फिर वो ऑक्सीजन को तो छोड़ेगा ही नहीं, फिर वो टिश्यूज को डिलीवर कैसे करेगा। तो इसीलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन इसका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लंग से लिया, ये ब्लू कलर का बबल्स के फॉर्म में जो दिखाया हुआ ये ऑक्सीजन है, और वाइटिश कलर के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स से ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, फिर समझो ये नाव है ना, दिस इज लाइक ए बोट, दिस इज लाइक ए बोट, बोट है, बोट ब्लड के अंदर तैरता हुआ, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता हुआ कहाँ चला गया, टिश्यूज के पास, ठीक है। फिर टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कहाँ पे ये ऑक्सीजन उसको पकड़ के रखता है, इसको जानने के लिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। इसे डिटेल मैंने आरबीसीज के लेक्चर में भी आपको बताया था, बट आप यहाँ पे भी जान लीजिए। हीमोग्लोबिन एक्चुअली में 4 पॉलीपेप्टाइड यानी कि 4 अमाइनो एसिड का चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो 4 ऐसा चेन से बना हुआ है जिसको अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 बोलते हैं, ठीक है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2, तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गए। इसी चेन्स को क्या बोलते हैं, ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, नाम में क्या छिपा हुआ है, हीमोग्लोबिन। तो इसका नाम में ही 2 पार्ट छिपा हुआ है ना, एक क्या है ग्लोबिन पार्ट और दूसरा क्या है हीम पार्ट। तो ग्लोबिन पार्ट किसका बना हुआ है, प्रोटीन का प्रोटीनेशियस पार्ट है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। और हीम पार्ट में क्या है, हीम ग्रुप है ना, उसको क्या बोलते हैं, हीम ग्रुप। तो हीम ग्रुप किसका है, ये जो इस डायग्राम में येलोइश कलर का जो बॉर्डर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग, और उसके अंदर येलो रेड डॉट जो दिख रहा है वो आयरन है। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ, पोरफायरिन आयरन का कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको बोलते हैं हीम ग्रुप, ठीक है। तो आयरन पोरफायरिन का कॉम्प्लेक्स इसी से ऑक्सीजन आके बाइंड करता है और इसको इसी तरह पकड़ के लेके चला जाता है, और इस तरह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह के 4 इसके अंदर हीम ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो 4 ऑक्सीजन कैरी करने का इसके पास जगह होता है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आप लोगों को याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन देखिए, एक और डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर ये जो ऑक्सीजन किससे आ गए, आयरन पोरफायरिन, जो आयरन पोरफायरिन जो कॉम्प्लेक्स है उससे कंबाइंड हो गया, यानी कि हीम ग्रुप से कंबाइंड हो गया। ये हीम ग्रुप डिनोट किया हुआ, 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंबाइन हो गया। रेड कलर से देखिए ऑक्सीजन ये आया, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया इसके अंदर, और फिर ये ऑक्सीजन टिश्यूज को दे दिया, तो फिर ये इसको ब्लूइश कलर से डिनोट कर दिया गया है, ठीक है।
और एक और चीज़ जान लीजिए, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वर्ड क्या यूज करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड और इसको ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कहा जाता है। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है, 13 से 15 ग्राम्स पर ml ऑफ ब्लड। तो ये कुछ डाटा याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो 100 ml में यानी हीमोग्लोबिन लेवल कभी टेस्ट कराया होगा ना, तो कितना होता है जनरली 13 से 15 ग्राम। फीमेल्स में थोड़ा बहुत कम भी होता है, ठीक है, मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। एवरेज अप्रोक्सीमेटली 14.5 to 15 ग्राम्स इतना लिया जाता है। ठीक है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है, 1.34 ml ऑफ ब्लड। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप कितना ग्राम, अबाउट 15 ग्राम 14.5 ग्राम से, तो आपका ये निकल जाएगा कि कितना ml ऑक्सीजन 100 ml में होता है। ठीक है, तो 100 ml ऑफ ब्लड कैरीज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, 1.34 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली 15 से, तो इट विल कम अराउंड 20 ml। तो ये आप लोग को याद रखना है। 20 ml ऑक्सीजन कितना होता है, 100 ml ऑफ ब्लड। तो 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए फिर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या है। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो उसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अमीनो क्यों, क्योंकि वो एक अमाइनो टर्मिनस, जो हीमोग्लोबिन चेन बताया ना मैंने, उसके अमाइनो टर्मिनल एंड से कंबाइन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, इसके अलावा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करिए और ओजोन की, तो ये सब दोनों स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं। बहुत ही पॉइजनस होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसी के कारण है ना, जिसके कारण बहुत ही हाइपोक्सिक इफेक्ट देखा जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन हो गया ना ज़्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ हीमोग्लोबिन, है ना। इवन वेरी स्मॉल अमाउंट में मेथ हीमोग्लोबिन भी ब्लड में ट्रेवल होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये दोनों क्या है, दे आर अनस्टेबल प्रोडक्ट्स, तो उसका रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, फिर एक आता है नॉर्मल, एक बिहेवियर होता है हीमोग्लोबिन का, उसका बिहेवियर है, जो कैसे काम करता है उसको शो करने के लिए एक कर्व बनाया गया है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखा गया है कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन एट लोअर लेवल ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। अबाउट 10 के आसपास 15 का सैचुरेशन होता है, 20 के आसपास 35 डिग्री सैचुरेशन होता है, और 30 पार्शियल प्रेशर पे 50 डिग्री सैचुरेशन होता है। ठीक है, तो इस P50, इसको P50 वैल्यू भी बोला जाता है, याद रखिएगा। पार्शियल प्रेशर 50% सैचुरेशन जब हो गया ऑक्सीजन का, तो उसको क्या बोला जाता है, P50 वैल्यू। ये कितना होता है, 28 से 30 मिलीग्राम ऑफ Hg। तो एट दिस प्रेशर ऑक्सीजन का कितना सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन के साथ, 50% सैचुरेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम आ सकता है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, P50 का वैल्यू। फिर इसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, क्या कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो और सैचुरेशन बढ़ते जाता है, बट एट सम लेवल एकदम सैचुरेट हो जाता है। तो इसीलिए शुरू में एकदम बढ़ा अचानक से और फिर सैचुरेट हो जाता है, इसीलिए हम लोग को एक सिग्मॉइड कर्व मिलता है। एट 40 पार्शियल प्रेशर 75% सैचुरेशन होता है, 60% पार्शियल प्रेशर पे 90% ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो यानी कि ये भी बहुत अच्छा चीज़ है एक तरह से, है ना। 60% पार्शियल प्रेशर पे 90% सैचुरेशन है,
इसीलिए यही कारण है कि जो एल्टीट्यूड्स है ना, जो हाई माउंटेन पे ये सब लोग जहाँ पे रहते हैं है ना, जो या फिर ट्रैवलिंग करते हुए जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे दे कैन लिव, वहाँ पे रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ज़्यादा सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि इवन एट एटमॉस्फेयर वहाँ पे कम होता है ना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो जब ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा तो एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर का उसका भी कम होगा। तो 60 पे याद रखना है 90% सेचुरेशन हो जाता है, सोचिए कितना ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सिग्मोइड कर्व इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्या इट कैन स्टिल फंक्शन है ना, पीपल कैन स्टिल फंक्शन एंड वर्क एट हाई एल्टीट्यूड्स, और इवन जो लोग इफ दे सफर फ्रॉम पल्मोनरी और कार्डियक डिजीज, जो बीमार है वो भी ना एट 60 mm ऑफ एच तक है, तब भी थोड़ा बहुत दे कैन स्टिल वर्क है ना, ताकि उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। क्यों? इसका कारण है कि 60 mm पार्शियल प्रेशर पे 90% सेचुरेशन होता है ऑक्सीजन का विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर 60 से ज़्यादा कम हो गया तो फिर हाइपोक्सिया के इफेक्ट दिखने लगते हैं, उसको माउंटेन सिकनेस भी बोला जाता है। ठीक है, हाइपोक्सिया हो जाता है जिसमें डिजीनेस, चक्कर आने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, है ना, वॉमिटिंग हो सकता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। तो इसके बाद जैसे कि 60 से और कम हो गया 40 से 20, तो उसके समय बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बट टिश्यूज़ के अंदर ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। तो टिश्यूज़ के अंदर क्यों अच्छा चीज़ है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन पकड़ के तो नहीं रखना है ना, उसको ऑक्सीजन को डिसिएट कर देना है, सैचुरेट तो नहीं रहना है, हमेशा छोड़ देना है। तो जितना 40 और 20 mmHg, जब याद है ना 40 रहता है mmHg टिश्यूज़ के लेवल पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिलीज एट द टिश्यू लेवल। तो 40 mmHg होगा तभी ना टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलेगा, वरना पकड़ के ही रखेगा, एकदम सैचुरेटेड रहेगा तो पकड़ के ही रखेगा, देगा ही नहीं ऑक्सीजन, तो सेल को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये इसका प्रॉपर्टी है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, शुरू में ऑक्सीजन कंबाइन करता है धीरे धीरे उसके साथ, तो है ना, बाद में इंक्रीज कर जाता है, और जब उसका वैल्यू कम भी कर दीजिएगा तो वापस से ऑक्सीजन छोड़ भी देता है, छोड़ देगा फिर किसको पकड़ लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका ये नॉर्मल फंक्शन है, ये नॉर्मल कर्व है, इस कर्व से घबराना नहीं है, ये कर्व कोई नया चीज़ नहीं है, इसके एक्चुअल में इसके फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है कुछ फिर उसके बाद इसमें एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं अबाउट दिस शिफ्ट, है ना, ये कैसे शिफ्ट हो सकता है, ये कर्व कैसे लेफ्ट में जा सकता है, कैसे राइट में जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? राइट में अगर शिफ्ट हो रहा है मतलब कि उसका सैचुरेशन घट रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन घट रहा है, उसका एफिनिटी कम हो जा रहा है। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर प्रेशर आप देखिएगा, अगर 40 की बात करेंगे, यहाँ पे 40 की बात करिएगा तो इसका प्रेशर कैसे कम हो जाएगा, इसका परसेंटेज सैचुरेशन घट जाएगा एज कम्पेयर टू ऊपर। अगर 40 यहाँ पे दीजिएगा तो ये देखिए 40 यहाँ पे ऊपर चले जाइए तो ये 70 के आसपास, सपोज ये तो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कैसे एट अगर प्रेशर पे कांस्टेंट हो जाइए 40 पे सपोज, तो वहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो गया है ना, तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो गया मतलब कि उसका एफिनिटी घट गया है, तो फिर इसीलिए बोला जाता है इधर वैल्यू हो गया, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसको बोहर इफेक्ट भी बोला जाता है, साइंटिस्ट के नाम पे मेंशन है। क्या है? बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट क्या होगा? टिश्यूज में होगा, जब ऑक्सीजन का एफिनिटी घट जाएगा, है ना, टिश्यूज में ऑक्सीजन का एफिनिटी घटेगा तभी ना उन टिश्यूज को ऑक्सीजन दे पाएगा, वरना ज़्यादा एफिनिटी रहेगा, उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, ज़्यादा चिपका रहेगा तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा कैसे वो, है ना। तो इसीलिए टिश्यूज को डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए इसको क्या हुआ? राइट शिफ्ट। तो इस क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे इस राइट शिफ्ट को? जो टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। टिश्यूज में क्या प्रेजेंट होता है? चलिए बताइए टिश्यूज में क्या होगा? सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट किस में हो जाता है? बाइकार्बोनेट और H+ आयन में। ये बेसिकली H+ आयन हो गया। H+ आयन हो गया तो क्या हो गया? pH घट जाएगा, मतलब H+ आयन हो गया मतलब ज़्यादा एसिडिटी हो गया, ज़्यादा एसिडिक हो गया तो ज़्यादा pH कम हो गया। pH पता है ना, pH है ना, अगर इसको 1 माने, इधर 14 मानते हैं ना, तो बहुत सारा H+, बहुत सारा H+ हो गया, बहुत सारा H+ हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुत सारा H+ है, बहुत सारा H+ इस साइड हो गया, तो इसका मतलब pH शिफ्ट हो जाएगा 1 की तरफ, यानी कि pH कम हो जाएगा। तो ये पता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में। तो
H+ क्यों बढ़ जा रहा है? कार्बोनिक एसिड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज रिलीज कर रहा है इसकी वजह से। ठीक है, कभी कभी कुछ सेल्स में जैसे कि मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे भी एसिडिटी इंक्रीज हो जाता है, तो उनको भी ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे एक तो मेन पहला क्या हो गया, एसिडिटी वाला, यानी कि H+ का आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना। एक किन कारण से हो सकता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया या फिर लैक्टिक एसिड बन गया, कोई एसिडिटी कोई भी चीज आ गया। एसिडिटी मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन वाला कोई भी चीज बन जाना। ठीक है, यानी कि इसको दूसरा तरीका क्या है, पीएच घट जाना। ठीक है, पीएच घटाना, बोलने का तरीका क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ गया या पीएच घट गया। ठीक है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से भी थोड़ा सा इसका रिलेशन रहता है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो सब एंजाइम सब मर जाएंगे, तो सेल्स तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अप टू अराउंड 43 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल कितना होता है बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर फीवर वगैरह हो गया तो ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे हीट जनरेट हो जाता है ना, नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहता है तो हीट होते रहता है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स टिश्यू एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो इसके कारण भी एफिनिटी ऑक्सीजन का घट जाता है। ठीक है, फिर एक और जो कंपाउंड होता है वो नाम याद रखिएगा, BPG होता है। क्या नाम है, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये किसमें बनता है, आरबीसीज में ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, उनमें स्पेशल होता है ना, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू बनता है, तो उनमें ये ग्लिसरेट फॉर्मेशन जो होता है पाइफॉस्फोग्लिसरेट, इसके कारण भी ऑक्सीजन का एफिनिटी घटा देता है। ठीक है, तो और कुछ हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, नॉरएपिनेफ्रिन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब के कारण भी ऑक्सीजन का एफिनिटी घटा देता है हीमोग्लोबिन से। क्यों घटा रहा है, क्योंकि उनको सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए ना, तो हीमोग्लोबिन पकड़ के लेके आ रहा है सेल्स के पास, तो उससे ऑक्सीजन उसको छीनना है तो लो क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दो, एसिडिटी दे दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, ये कर दो, सब इसके कारण बढ़ाने के कारण खराब चीज़ सब दे देंगे, तो अपने आप वो ऑक्सीजन छोड़ देगा और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा, है ना। वो एकदम दल बदलू है हीमोग्लोबिन, है ना। टिश्यूज के पास आया तो ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास आ गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चला गया लंग्स के पास। तो अगर ये नहीं दल बदलू होगा ना, तो बहुत डिफिकल्ट होगा नॉर्मल बॉडी फंक्शन में, फिजियोलॉजिक फंक्शन में, किसी भी फंक्शन को काम करना। तो बॉर इफेक्ट आ गया, ठीक है ना। बॉर इफेक्ट को याद करने का एक टेक्निक भी है, ट्रिक भी है, ठीक है। कैसे है ना, एग्जाम में अगर कभी कोई हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बॉर इफेक्ट क्या था, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है ना, BHOHR होता है स्पेलिंग बॉर इफेक्ट का। तो O से क्या होगा, ऑक्सीजन, और R से क्या होगा, रिलीज। तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द टिश्यूज, ठीक है। और H से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया, है ना। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है टिश्यूज में टिश्यूज की बात हो रही है, टिश्यूज में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, CO2 बढ़ गया, है ना, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। तो वो याद रखिएगा, ठीक है। और बॉर में देखिए लास्ट वर्ड क्या होता है, R होता है, तो ये शिफ्ट कैसा होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की अगर बात करेंगे तो शिफ्ट किधर हो जाएगा, राइट की तरफ। R से बॉर का R, और R से राइट, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हो गया याद करने का, ठीक है। और फिर बॉर इफेक्ट का उल्टा क्या होता है, हेल्डेन इफेक्ट। क्या होता है, हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट कहाँ होगा, लंग्स में होगा, है ना। हेल्डेन में देखो ट्रिक क्या है, एल से हेल्डेन, है ना। हेल्डेन में L होता है, तो वो लंग्स में होगा, और फिर इसमें क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। समझना तो अच्छी बात है ना, ट्रिक भी याद कर लो, समझ रहे। तो देखिए जैसे कि बॉर इफेक्ट हमने पढ़ा, बॉर इफेक्ट में क्या हो गया, पीएच घट गया है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ गया था, और डाइफॉस्फो या बाइफॉस्फोग्लिसरेट बढ़ गया, तो इसके कारण बॉर इफेक्ट आया, है ना। ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बढ़ गया, मतलब कि ऑक्सीजन का एफिनिटी घट गया, तो ये लेफ्ट राइट की तरफ शिफ्ट हो गया था। लेफ्ट की तरफ किस में होगा, हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। हेल्डेन इफेक्ट लंग्स के में होगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के पास, वहाँ पे इसका अपोजिट होगा ना, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, तो वो ऑक्सीजन को वहाँ पे
हवा जो एल्वुलर एयर है उसमें से ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट कर छोड़ देगा। तो वहाँ पे इसका अपोजिट हो जाता है, इसीलिए ये बोर इफेक्ट का उल्टा है। तो याद रखना क्या है, हेल्डेन इफेक्ट। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिस्प्लेसेस द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन, इसके अंदर होता है। ठीक है, एक याद रखिए, बोर इफेक्ट, और उसका उल्टा क्या है, हेल्डेन इफेक्ट। तो ये हो गया आपका आज के क्लास के बारे में। एनसीईआरटी से चलिए एक बार देख लेते हैं, रीडिंग लगा लेते हैं क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है ना, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। About 97% of oxygen is transported by RBCs in the blood और remaining 3% is carried in dissolved state through the plasma। dissolved state मतलब कि गोल है ना, शरबत का जो गोल टाइप का होता है ना, सॉल्यूशन जैसा बन जाता है, डिसोल्यूशन फॉर्म में वो होता है, 3% ही होता है प्लाज्मा में। ठीक है, ये भी उसी तरह 3% अपना दे देगा डिफ्यूजन के थ्रू टिश्यूज को। ठीक है, CO2 का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, hemoglobin is a red colored iron containing pigment present in the RBCs। Oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। ठीक है, रिवर्सिबल मैनर में फॉलो करता है, आपने पढ़ा है। Each hemoglobin molecule can carry maximum 4 molecules of oxygen। Correct। Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen। ठीक है, उसके ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इसका होगा, हमने पढ़ा है ना, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा ना, उसका भी कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। शुरू में बढ़ा, फिर लास्ट में जाके सैचुरेट हो जाता है, तो लास्ट में थोड़ा धीरे धीरे कम सैचुरेशन बाइंडिंग होता है, इसीलिए सिग्मोइड कर्व मिलता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर्स व्हिच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। ओके, इसके कारण की राइट शिफ्ट हो गया तो बोर इफेक्ट हो जाएगा। तो ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2 partial pressure of oxygen। ठीक है, दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, इसको और भी नाम से ऑक्सीजन डिसोसिएशन बोलो, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलो, या हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलो, बहुत तरीके के नाम से, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही चीज है। ठीक है, एंड इट इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इन द एल्वेलाई क्या होता है, वेयर देयर इज उल्टा हो जाता है, एल्वेलाई में हेल्डेन इफेक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, वेयर देयर इज हाई PO2 लो P वो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है, और लेस H+ कंसंट्रेशन है ना, वहाँ पे टिश्यूज तो प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे लेस H+ कंसंट्रेशन है एंड द लोअर टेम्परेचर भी लो है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कम हो रहा है वहाँ पे, तो इसीलिए टेम्परेचर भी लो है। तो दीज फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वहाँ पे वापस से वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, टिश्यूज के पास जाके वो ऑक्सीजन छोड़ देगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, वेयर एज इन टिश्यूज वेयर देयर इज लो PO2 हाई CO2 हाई H+ कंसंट्रेशन है, हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द oxyhemoglobin। ठीक है, this clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissues। ठीक है, for every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological condition। ठीक है, normal physiological condition की बात करें तो 100 ml of oxygenated blood कितना डिलीवर करता है ऑक्सीजन टिश्यूज को, 5 ml ही डिलीवर करता है। और ऑक्सीजनेट ब्लड में ऑक्सीजन होता कितना है ना, 20 ml, बट डिलीवर कितना करता है टिश्यूज को, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि फुल डीऑक्सीनेट नहीं हो जाएगा, फुल डीऑक्सीजनेट कैसे हो सकता है, समझ रहे हैं ना, उसके फुल चारा ऑक्सीजन के और ब्लड से नहीं जाएगा, कुछ तो वापस लेके भी जाता है, तो 20 कैरी करके जाता है, बट फिर डिलीवर कितना करता है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़ा हम लोगों ने आज। ठीक है, हम लोगों ने है ना वेरियस गैसेस एक्सचेंज देखा, पार्शियल प्रेशर कैसे एटमॉस्फेयर से टिश्यूज में कम होता है, तो अलोंग द ग्रेडियंट ऑक्सीजन आ जाता है टिश्यूज पे और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से एटमॉस्फेयर में वापस बाहर निकल जाता है। ठीक है,
रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिन होना चाहिए, है ना, बहुत, और फिर कैपिलरी रिच होना चाहिए जिसमें कि डिफ्यूजन हो सके। 3 इंपॉर्टेंट लेयर है, एल्वेओलर एपिथेलियम कॉमन जो बेसमेंट एरिया है, फिर एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, इसमें यहाँ पे एल्वेओलाई में एक्सचेंज होता है, टिश्यूज में एक्सचेंज होगा, उसमें कार्बन कैसे होगा, है ना, आरबीसीज ब्लड ऑक्सीजन लेके आया और ब्लड प्लाज्मा, तो दोनों से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहले ऑक्सीजन जाएगा, फिर वहां से टिश्यूज में जाएगा, फिर टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर वहां से ब्लड प्लाज्मा और आरबीसीज में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस हमने देखा कैसे एल्वेओलाई से ट्रेवल किया, है ना, हार्ट में गया, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में आया, हार्ट से फिर वापस से ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में चला गया। ठीक है, दिस वी स्टडीड अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमने देखा ऑक्सीजन के बारे में, मेनली किसके थ्रू होता है, इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन में 97% इसका ट्रैवल है ना, इसके किसके रूप में घूमता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, और बाकी 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके मूव करता है ना। हीमोग्लोबिन के अंदर किससे, हीम ग्रुप से अटैच होता है। हीम ग्रुप इज नथिंग बट आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर की 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंबाइन हो सकता है हीमोग्लोबिन के 4 हीम ग्रुप से, तो इसलिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और ये 100 ml में 20 ml कैरी करता है। अगर नॉर्मल लेवल की बात करें, डिलीवर टिश्यूज को कितना करेगा, 5 ml, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, क्योंकि वो अमाइनो ग्रुप से कंबाइन हो जाता है ग्लोबिन के हीमोग्लोबिन के चेन से, और स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और मेथमोग्लोबिन और ओजोन के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, सिग्मॉइड कर्व है। ठीक है, और P50 वैल्यू याद रखना है, अप्रोक्सीमेटली 30 मिलीग्राम ऑफ Hg। ये सिग्मॉइड कर्व इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हेल्प करता है, क्योंकि 90% सैचुरेशन हो जाता है इवन एट P60, अगर P पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 अगर रहा तो 90% सैचुरेशन हो जाता है, जिसके कारण ऊपर जो पहाड़ी इलाका में रहने वाले लोग वहाँ पे रह सकते हैं, या फिर कुछ जिनको डिजीज हो गया पल्मोनरी या कार्डियक डिजीज, वो भी उसमें परफॉर्म कर सकते हैं लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, शिफ्ट हो सकता है सिग्मॉइड कर्व टिश्यूज में, जैसे कि शिफ्ट होता है, कैसे शिफ्ट होता है बताइए, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बोर इफेक्ट उनको बोलते हैं, इनकी किसके कारण, रीजन क्या है, हाइड्रोजन का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, जिससे कि एसिडिक एरिया वहाँ पे हो जाता है, पीएच यानी घट गया, और फिर टेम्परेचर वहाँ बढ़ जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के कारण, और 2,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट भी बनता है आरबीसीज में, तो उसके कारण राइट शिफ्ट हो जाता है, और वो ऑक्सीजन वहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है टिश्यूज में। और फिर लेफ्ट शिफ्ट किस में होता है, लंग्स के पास होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर देता है, इसको हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। तो बोर इफेक्ट होता है, इसमें राइट शिफ्ट होता है, वो टिश्यूज में होता है, हेल्डेन इफेक्ट लंग्स के पास एल्वेलाई एरिया में होता है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। दिस ऑल बी स्टडीड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों की आज का लेक्चर समझ में आया होगा। In next class, we'll be studying about the transport of carbon dioxide, and please like the video. It gives us motivation, and do comment and share the video with your friends and subscribe our channel. चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।